गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लासेस में हम देख रहे थे किस तरह से लो टेम्परेचर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके लिए हम अपने 3 मेथड्स देख चुके हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा मिश्रण के द्वारा शीतलन, सेकंड मेथड था रिड्यूस टू प्रेशर पर द्रवों के वाष्पीकरण द्वारा शीतलन, और तीसरा था हमारा जूल थॉमसन प्रसार, जो कि ऊष्मा एक उपरोधी प्रक्रम है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आज अपनी नई विधि रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन। देखिए, इसमें आपको अभी ध्यान नहीं देना है, जब मैं समझाऊंगा तब ध्यान देना है। अभी जो सिर्फ मैं बता रही हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए, मेनली ये जो विधि है, ये जो मेथड है, किस काम आएगा? द्रवित रूप में गैस को प्राप्त करना, यानी कि गैस को द्रव अवस्था में प्राप्त करने के लिए, द्रव अवस्था में प्राप्त करने के लिए ये विधि मेनली हमारी फोकस रहेगी कि किस तरह से हम गैस को द्रव अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमने जो लास्ट में पढ़ा था जूल थॉमसन प्रभाव, उसमें ऊष्मा रोधी और उपरोधी प्रक्रम हमने देखा। तो उसमें क्या होता था, ये एक सिलेंडर होता था, इसके बीच में एक सरल डॉट लगा होता था, एक ये पिस्टन है और एक ये पिस्टन है। ठीक है, इसके 2 चैम्बर हो गए। यहाँ पर क्या था? उच्च दाब था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? निम्न दाब था। इसी तरह की व्यवस्था थी जिसमें 2 पिस्टन लगे थे, बीच में एक संरंध्र डॉट है। जब उच्च दाब पर रखी हुई गैस संरंध्र डॉट के माध्यम से निम्न दाब पर जाकर प्रसारित होती है, तो यहाँ पर ताप में अंतर को प्रेक्षित किया जाता है। ताप में अंतर यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा जूल थॉमसन प्रसार था। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए, वायु का एग्जाम्पल लेते हैं। वायु का एग्जाम्पल लें तो उसमें हम सबसे पहले क्या करें, हम किसके लिए ले रहे हैं? वायु के लिए ले रहे हैं। वायु का एग्जाम्पल ले, हमने वायु को यहाँ पर रखा 25 atm प्रेशर पर रखा। ठीक है, और इस जगह हमने प्रेशर रखा 1 atm। ठीक है, उच्च दाब और निम्न दाब। अब हमने यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वायु के लिए व्युत्क्रमण ताप से कम ताप होना चाहिए, तभी इसका शीतलन दूसरे चैम्बर में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्युत्क्रमण ताप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर जब कोई गैस होगी तभी उसका शीतलन हो सकता है, अन्यथा उसका तापन होगा। तो यहाँ पर व्युत्क्रमण ताप से कम ताप पर हमने वायु को रखा और प्रेशर क्या रखा? 25 atm और 1 atm। इस तरह का हमने प्रेशर रखा। जब ये प्रेशर रहता है तो दाबांतर कितना हो जाता है? यहाँ पर दाबांतर हो जाता है 24 atm, और इस दाबांतर के फलस्वरूप जो तापांतर हमें मिलता है वो तापांतर मिलता है हमें 6 केल्विन। यानी कि जितना इधर टेम्परेचर है उससे 6 केल्विन ताप कम हो जाएगा। ताप तो कम हुआ डेफिनेटली। अब अगर हम देखें कि दाब में अंतर, जो दाबांतर है उसको और अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब की बार हमने क्या किया, वायु के लिए ही मान लीजिए हम यहाँ पर इनिशियल प्रेशर जो है 100 atm रखें। ठीक है, और इधर जो प्रेशर है वो 1 atm ही रहने दें। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी यूनिट है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? लगभग 1 atm is equal to 1.013 into 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, ये 1 atm है, इतना प्रेशर है। अब देखिए, इतना हमने दाबांतर रखा। कितना दाबांतर हो गया? यहाँ पर दाबांतर हो जाता है 99 atm। ठीक है, और इनिशियल टेम्परेचर हम यही रखते हैं। इसके फलस्वरूप जो तापांतर मिलता है हमें वायु के लिए वो मिलता है लगभग 40 केल्विन। यानी कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हमने दाबांतर को बढ़ाया, दाबांतर बढ़ाने के साथ में तापांतर का मान भी बढ़ा।
लेकिन फिर भी अभी तक वो स्थिति हमें नहीं मिल पाई है जहां पर ये वायु द्रव अवस्था में आ जाए, द्रवित अवस्था में आ जाए। तो हमारा काम तो अभी बना नहीं। यहाँ पर हमने युग्म ताप से कम ताप पर रखा गैस को, वायु को, फिर उसका जूल थॉम्सन प्रसार करवाया, तो हमें तापांतर में तो कमी मिली, लेकिन अभी वो स्थिति मिली ही नहीं कि हम वायु को द्रव अवस्था में बदल सके। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे संशोधन करने की जरूरत है, कुछ ऐसे नए इसमें आयाम जोड़ने पड़ेंगे इसी विधि के अंदर कि ये तापांतर इतना कम हो जाए कि वायु हमारी गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाए। तो ऐसा क्या संशोधन किया गया उसे ही हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, कम ताप पर वायु मिल गई, क्या हुआ, तापांतर कम हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस कम ताप वाली गैस को अब की बार में वापस क्या करूं, इस सेक्शन में भेज दूं। ठीक है, इस सेक्शन में भेज दिया तो अभी क्या है, यहाँ पर पहले की अपेक्षा कम ताप है। ठीक है, और जब ये सर्वत्र लौटने से होकर प्रसारित होगी तो उसका ताप और भी कम हो जाएगा। ठीक है, और कम हो गया, यानी कि आपको मान लीजिए T इनिशियल था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अब की बार आपको क्या मिला, T1 ताप मिल गया। अब की बार आपने क्या किया, T1 ताप को इधर भेजा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर T2 ताप पर, जो कि T1 से कम होगा, मिल गया। अब की बार आपने T2 ताप पर गैस को इधर भेजा और आपको यहाँ पर T3 ताप मिल गया, वो भी घटा हुआ। इसी तरह से आपको क्या मिला, Ti ज्यादा था लेकिन आपको T1 उससे कम मिल गया, T2 आपको उससे भी कम मिल गया, T3 आपको उससे भी कम मिल गया, यानी कि ताप में लगातार कमी आती जा रही है। और इसी तरह से जितनी ज्यादा ताप में कमी आती जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ताप इतना कम हो जाएगा गैस का कि गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, हमारा काम हो गया, द्रव अवस्था में हमारी गैस आ गई है। और ये किस प्रोसेस से आई है, जूल थॉम्सन प्रसार हमने बार बार करवाया, मतलब एक ही प्रक्रिया को हमने बार बार करवाया और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन। बार बार निवेश में हमने उसी गैस को दिया और ताप में कभी हम ऑब्जर्व करते गए। यही हमारी प्रक्रिया कहलाती है जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित रीजनरेटिव कूलिंग। अब इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। ये समझना है आपको कि रीजनरेटिव कूलिंग किस पर आधारित है, जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। इसे हम नोट कर लेते हैं। किस पर आधारित है, जूल थॉम्सन प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, दूसरी बात, सभी प्रकार की सभी गैसों को इस विधि द्वारा द्रवित किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि सभी गैसें कौन सी होनी चाहिए, वास्तविक गैसें होनी चाहिए। सभी गैसें वास्तविक होनी चाहिए। सभी वास्तविक गैसों को इस विधि द्वारा द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया था उसमें क्या क्रियाविधि है, वही देखते हैं। तो देखिए इसकी क्रियाविधि में क्या होता है, सबसे पहले जिस भी गैस को आपको द्रवित करना है उस गैस को लीजिए, उस गैस को आप इस संपीड़क की सहायता से, यहाँ पे P संपीड़क लगा हुआ है, इसमें पिस्टन है ये P, इस पिस्टन की सहायता से उस गैस को संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाएगा। किस पर, उच्च दाब पर, और वो दाब भी लगभग 100 atm के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो उच्च दाब पर यहाँ पर इस पिस्टन की सहायता से किसी भी
संपीड़ित किया जाएगा और वो संपीड़ित गैस इस नली के माध्यम से आगे बढ़ती है। देखिए ये यहाँ से आगे बढ़ती हुई इस जिगजैग नली में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और इस जिगजैग नली के बाहर एक शीतलक कक्ष लगा हुआ है, ठीक है। ये शीतलक कक्ष लगा हुआ है जो क्या करता है, इस संपीड़ित गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम करता है। तो यहाँ पर शीतलक कक्ष का काम क्या हुआ, शीतलक कक्ष का काम हुआ संपीड़ित गैस का ताप व्युत्क्रमण ताप से कम करना। ये हुआ शीतलक कक्ष का ताप। तो यहाँ पर जो संपीड़ित गैस आई उसका ताप व्युत्क्रमण ताप से कम हो गया, ठीक है। अब ये कम ताप की गैस आगे बढ़ती है नली में और आकर इस ऊर्जा विनिमय कक्ष, ये ई विनिमय कक्ष है, इसमें से इसके अंदर जो नली है उसमें से पास होती है। अब इस विनिमय का क्या कार्य है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस नली में से जो गैस आ रही है वो आती है और आकर इस नोजल, ये नोजल है जिस पर सघन डॉट लगे हुए हैं, इस सघन डॉट की सहायता से यहाँ पर गैस का जूल थॉमसन प्रसार होता है और उसका ताप कम हो जाता है, ठीक है। ताप कम होने के बाद इस चैम्बर में आ गई। अब ये कम ताप की गैस फिर से इस नली में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती हुई ऊर्जा विनिमय कक्ष में जाती है। अब यहाँ पे समझेंगे हम ऊर्जा विनिमय कक्ष का काम क्या है। ऊर्जा विनिमय कक्ष में कम ताप की गैस आई। देखिए यहाँ से जो गैस आ रही है उसका ताप कम है, लेकिन यहाँ से आने वाली गैस का ताप और भी कम होगा क्योंकि यहाँ से जूल थॉमसन प्रसार के माध्यम से गैस आ रही है। तो इसका ताप इस गैस के बजाय कम होगा। यहाँ पे ऊर्जा का विनिमय होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा का विनिमय होता है और ये गैस पहले की अपेक्षा और अधिक ठंडी हो जाती है और अधिक ठंडी होकर वो आगे बढ़ती है। इसका काम यहाँ तक हो गया। वापस इसी पर आते हैं। ये गैस कम ताप की गैस ऊपर बढ़ती है और इस नली में से होती हुई फिर से पिस्टन में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, फिर से इस गैस को संपीड़ित किया जाता है। देखिए यहाँ पर जब प्रसार हुआ था तो इसका दाब फिर से कम हो गया, ठीक है। कम दाब पर ये प्रसारित हो गई। तो जब ये आगे बढ़ी फिर से पिस्टन पे आई तो फिर से इसको संपीड़ित किया जाएगा और ये संपीड़ित गैस फिर से इस नली की सहायता से आगे बढ़ती है, फिर से जिगजैग नली में जाती है। इसका ताप और भी कम हुआ और फिर ये वापस इस नली में आती है और इसका जूल थॉमसन प्रसार होता है। फिर इसका ताप कम होगा, फिर से आगे बढ़ती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराने के फलस्वरूप एक स्थिति ऐसी आती है कि ताप इतना कम हो जाता है कि ये गैस यहाँ से द्रव अवस्था में बदलकर आती है, ठीक है। यहाँ पर द्रव अवस्था में आ जाती है। जब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारी गैस द्रवित हो गई है तब इस वाल्व को खोलकर इस फ्लास्क में उस द्रव को इकट्ठा कर लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रीजनरेटिव कूलिंग का ये जो इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें गैस किस तरह से प्रसारित हो रही है, किस तरह से इसका ताप कम हो रहा है और लास्ट में जाकर ताप इतना कम हो जाता है कि वो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और उस द्रव अवस्था में परिवर्तित गैस को हम इस फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ रीजनरेटिव कूलिंग का काम। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि क्या ये पूरी की पूरी गैस, जितनी भी गैस हमने काम ली, क्या पूरी की पूरी गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी? यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट की दक्षता कितनी है, 100% है। हमने जितनी भी गैस इसमें डाली पूरी की पूरी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो इसकी दक्षता 100% होगी। लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की दक्षता 100% हो जाए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट की दक्षता ज्ञात करेंगे।
दक्षता ज्ञात करते हैं। दक्षता क्या होगी? जितनी गैस की मात्रा द्रव में परिवर्तित हो जाती है वही उसकी दक्षता होगी। ठीक है, अब हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जूल थॉमसन प्रभाव एक कैसा प्रोसेस है? आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। कैसा है? जूल थॉमसन प्रभाव कैसा प्रभाव है? आइसोएंथैल्पिक। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। आइसोएंथैल्पिक का मतलब जहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि प्रसार होने से पहले जितनी एंथैल्पी थी, प्रसार होने के बाद भी, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद भी उतनी ही एंथैल्पी सिस्टम की रहेगी। अब देखिए, माना हम मानते हैं कि यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी लेते हैं। एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी, एकांक द्रव्यमान की एंथैल्पी ले रहे हैं प्रसार से पहले। प्रसार से पहले हम ले लेते हैं HI, इनिशियल एंथैल्पी हो गई HI। ठीक है, अब माना x भाग द्रव का x भाग गैस का x भाग द्रव में परिवर्तित हो गया। ठीक है, x भाग द्रव में परिवर्तित हो गया, यानी कि द्रव की एंथैल्पी अब हम मान लेते हैं, द्रव की एंथैल्पी हम मान लेते हैं HL है, L फॉर लिक्विड। ठीक है, और शेष भाग कितना बच जाएगा? जब द्रव में परिवर्तित हो गया x भाग, तो शेष भाग रह जाएगा 1 - x। ठीक है, और इस शेष भाग की एंथैल्पी को हम मान लेते हैं, शेष भाग की एंथैल्पी, इसको हम मान लेते हैं HF। ठीक है, HF हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एंथैल्पी नियत है। एंथैल्पी क्या है? नियत है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रारंभिक एंथैल्पी, प्रारंभिक एंथैल्पी जितनी थी उतनी ही अंतिम एंथैल्पी होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है, अब प्रारंभिक एंथैल्पी हमने क्या मानी? प्रसार से पहले HI मानी थी। ठीक है, और अंतिम एंथैल्पी में क्या होता है? देखिए, प्रसार के बाद क्या होता है? कुछ भाग तो द्रव में परिवर्तित हो गया और इसकी एंथैल्पी कितनी है? HL। ठीक है, प्लस शेष भाग जिसकी एंथैल्पी कितनी है? HF है। अब HI XHL प्लस मल्टीप्लाई करते हैं अंदर HF माइनस XHF हो गया। यहाँ से HI इसको उधर ले आओ भाषांतर करके, HF इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा HL माइनस HF बच गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर लिखिए इसको, यहाँ से हम x को क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस समीकरण से यहाँ से हम लिख सकते हैं HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF, ये लिख सकते हैं। और इससे कैसे लिख सकते हैं? HF माइनस HI अपॉन HF माइनस HL, ऐसे लिख सकते हैं। और यही क्या हो गई? इस इंस्ट्रूमेंट की दक्षता हो गई। जूल थॉमसन प्रसार के
जो थॉमसन प्रोसार्बा बेस्ड जो हमने रीजनरेटिव कूलिंग का सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम की ये एफिशिएंसी हो गई है, दक्षता हो गई है। यहाँ से हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा HI का मान कम होगा, जितना HI कम होगा, ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही मान X का ज्यादा होगा। यानी कि प्रारंभिक एंथैल्पी सिस्टम की, गैस की जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा गैस का भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि X के अधिकतम होने के लिए, अधिकतम होने के लिए HI जो कि क्या है, प्रारंभिक एंथैल्पी है, HI का न्यूनतम होना आवश्यक है। ठीक है, ये हमने देखा किस तरह से रीजनरेटिव कूलिंग की हेल्प से हम गैस को गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, और सभी प्रकार की गैसों को इस विधि के द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी गैस है वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक गैस होनी चाहिए। आदर्श गैस जूल थॉमसन प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।